हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आप सबको पता होगा कि हम 2025 का जो क्वेश्चन पेपर आया था सीनेट में, उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। ये एग्जैक्टली वही पेपर है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा सीनेट में आया था। मैं बता दूं, इससे पहले हम बायोलॉजी का कर चुके हैं और आज हम केमिस्ट्री का पोर्शन करने वाला है। क्लियरली बता दूं कि भाई इस पेपर को हम पार्ट वाइज कर रहे हैं। बायोलॉजी अलग, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश अलग अलग तरीके से। तो पहला पार्ट पब्लिश हो चुका है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा, लगभग 5,000 बच्चों ने उस वीडियो को देख लिया है। अगर आपने बायोलॉजी वाले को नहीं देखा है, जिसमें क्वेश्चंस बायोलॉजी के कराए गए, जैसे ये पूरा ओरिजिनल पेपर ही है जिसमें बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो पार्ट 1 में है और पार्ट 2 में हम केमिस्ट्री करने वाले हैं। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सीनेट बीएससी नर्सिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सारी की सारी आपको नर्सिंग गुरुकुल पर मिलेंगी। और नर्सिंग गुरुकुल का चैनल बनाया ही गया है नर्सिंग के बच्चों को गाइड करने के लिए, ताकि उनको बेहतर भविष्य मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, मैं वहां पर डाल दूंगा, आप सब लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जितना ज्यादा यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा आपके पास होना जरूरी है, ताकि आप प्रैक्टिस खुद से करो। और एक दूसरी बात, ये कमेंट सेक्शन में बता देना कि जब 25 वाला जब खत्म हो जाए 2025 का, क्या हम 2024 का भी स्टार्ट करें करना, क्योंकि 2025, 23 और 24 ये 3 साल का प्रीवियस पेपर है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके थे बायोलॉजी में, और यहाँ पे हम आगे का करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो यकीन मानो आप एक ऐसी चीज खो दोगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बता दूं, लास्ट ईयर मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे, मैं बता दूं हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है। हमारा नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप भी है, जहां पर आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, और इतनी बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाती है कि हम जो अपने बैच में पढ़ाते हैं, अपने बैच में क्वेश्चंस देते हैं, वही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। जब 21 मई को लास्ट ईयर 2025 में पेपर हुआ था, तो पेपर के बाद मैंने एक छोटा सा लाइव किया था, आज भी जाकर के देख सकते हो। उस लाइव में बच्चे खुद कह रहे हैं सर आपने जो चीज़ पढ़ाया वही एग्जाम में आया। और आप यकीन नहीं मानोगे, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ चाहे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड के देखने को मिलेंगे, सारे के सारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप में जो कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है ना, वहीं से सारे क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा जो हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में ना हो। आप सोचोगे सर इसका कोई प्रूफ, मैं बता दूं, देखो ये वो बच्चे इस बात का प्रूफ हैं जो हमने जिन्होंने हमारे नर्सिंग गुरुकुल के उस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन किया था, और उन्होंने अच्छे से पढ़ा, हमारी गाइडेंस ली, उसके बाद आज वो यूपी की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपने नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। और मैं बता दूं आपको, वो जो कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है, इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में क्या क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में टेस्ट सीरीज मिलेंगी 20+, और यकीन मानना नर्सिंग गुरुकुल की जो टेस्ट सीरीज है, चाहे वो एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल हो, सीनेट हो, सीपेट हो, जेएनएम हो, सबके लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे नंबर 1 है। अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र में बात करो, सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन मटेरियल कहाँ का होता है, नर्सिंग गुरुकुल का होता है, जिसमें आपको 20+ टेस्ट सीरीज मिल जाती है। और हर इसमें 100+ मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे। आपके पास सब्जेक्ट है ना, पांचों सब्जेक्ट के 20-20 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, यानी कि टोटल 100 मॉडल पेपर आपको मिनिमम मिल जाएंगे। और उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी यहाँ पर होंगे। और सबसे अच्छी बात पता क्या, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर है, नोट्स है, ये सारी चीजें बाइलिंगुअल फॉर्म में हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू में जितने भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी जोरदार हो, जिस प्रकार से ये बच्चे टॉप आए और अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज से अपने नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्स को कर रहे हो, आप भी कर पाओ, ठीक है। तो इसे ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर ये जो मैं करा रहा हूँ ये सब भी मिल जाएगा। और पहला टेस्ट है, यहाँ पर मैं बता दूं, पहला टेस्ट जो कि चैप्टर वाइज है, वो आपको फ्री मिल जाएगा, आप कोर्स को ज्वाइन करो ना करो। साथ ही में टेस्ट नंबर 11 जो कि 11 नंबर से फुल लेंथ स्टार्ट होना शुरू हुआ है, वो आपको फ्री मिल जाएगा। और टेस्ट नंबर 12 अभी 15 तारीख को होने वाला है। अगर आप टेस्ट नंबर 12 को देना चाहते हो
तो भाई ऐप को डाउनलोड कर लेना, बैच को ज्वाइन कर लेना, और ये बैच आपको मात्र 249 रुपए में मिल जाएगा नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। कैसे ज्वाइन करना है उसका कंप्लीट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम अपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं। और मैं बता दूं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए वो कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज ज्वाइन करना, ठीक है। और सबसे पहला आज का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन मैं पिछली साल कराया था अपने प्रिपरेशन में, अपने टेस्ट सीरीज के टाइम पर। जैसे कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच सीरीज इन द हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजिबल रीजन, यानी हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रृंखला दृश्य क्षेत्र में आती है। आप यहाँ पे लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और फिंड करके ऑप्शंस हैं। आपको पता होगा कि विजिबल रीजन में हमेशा बाल्मन सीरीज ही आती है। कौन सी आती है? बाल्मन सीरीज ही आती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, और उसके बाद आगे हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यह भी हमने पिछली साल अपने मॉडल पेपर्स में कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज वाले बैच में कराया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, आपसे पूछा गया कि एसिड को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो आपको पता होगा कि वो पीएच वैल्यू जो 7 से लेस देन होती है, 7 से कम होती है, सॉरी 7 से कम होती है, कम ही तो बोला मैंने। पीएच वैल्यू जो 7 से कम होती है वो एसिडिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और जो पीएच वैल्यू जिसकी 7 के इक्वल होती है, इक्वल टू 7 होती है, वो न्यूट्रल होती है। और ये इतना बेसिक पेपर है कि आपको ऑलरेडी आता है। और पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो ये बेसिक आता है। क्यों मैं इतनी सारी चीज़ें इसलिए बता दे रहा हूँ कि इस पेपर में अगर एसिडिक पूछा गया है तो हो सकता है 2026 में आपसे न्यूट्रल या बेसिक पूछ लिया जाए। और अगर आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हो तो गारंटी है आप सॉल्व करके आओगे। और नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर्स, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसी सी चीज़ें प्रैक्टिस करा दी जाएंगी कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होगे और नर्सिंग में आपको गवर्नमेंट सीट जरूर अलॉट होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि, और यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने इतनी बार कराया था पिछली साल, और बच्चों को कहा था मैं 4 फॉर्मूले दूंगा, 4 में से एक जरूर आएगा, वॉशिंग सोडा का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और किसका, बेकिंग सोडा का। बहुत सारे ऐसे बोला था मैंने, और यकीन मानो उनमें से ही 4 दिए थे, 4 में से एक आ गया। सोचो अगर आपको 4 बातें कोई बता दे, 4 फॉर्मूला रट लो, उसमें से एक आ जा रहा है, कितनी अच्छी बात है। और यकीन मानो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सब हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे मॉडल पेपर, हमारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भाई क्या होता है, Na2CO3 10H2O इसका फॉर्मूला होता है, Na2CO3 10H2। अब अभी भी मैं कहूंगा कि 2026 के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप नर्सिंग गुरुकुल के अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो, कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन नहीं किए, तो आप पाप कर रहे हो, ठीक है। पाप करो, पाप करने से बचना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नर्सिंग गुरुकुल की कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन करना है। और इस बार अगर वॉशिंग सोडा का पूछा गया तो इस बार अगली बार 2026 में बेकिंग सोडा का भी आपसे पूछा जा सकता है। किसका? बेकिंग सोडा का पूछा जा सकता है, ठीक है। पीओपी का पूछा जा सकता है, एंड ये, ठीक है। चलो एंड आगे हम बढ़ते हैं, एंड आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, और थोड़ा सा ये लग गया। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इजी क्वेश्चन। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ अ सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट एंथैल्पी, एंट्रोपी। निम्न में से किस अवस्था में पदार्थ की एंट्रोपी सर्वाधिक होती है। क्या होती है? निम्न में से कौन से पदार्थ की एंट्रोपी सबसे हाईएस्ट होती है। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है, प्लाज्मा है और गैसेस है। तो आपको मैंने बता रखा है और बताया भी है कि जो गैसेस होती हैं उनकी जो एंट्रोपी होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। क्या होती है? उसकी एंट्रोपी सबसे हाई होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि द मॉडर्न पीरियडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर, यानी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन है। क्या वो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ये क्वेश्चन कहता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये किस चीज पर बेस्ड है, यानी कि किस चीज पर बनाई गई है। अब किसी चीज को अगर हम किसी चीज के लिए बनाते हैं तो ऐसी चीज के लिए बनाते हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज ना हो, कभी भी बदले नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे एटॉमिक
मास बहुत इजीली बदला जा सकता है, किसी भी एटम का मास नंबर बहुत ही इजीली किसी का बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर को कभी भी कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। इसका रीज़न ये है कि एटॉमिक नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से किया जाता है। किससे किया जाता है? प्रोटॉन से। और प्रोटॉन एक ऐसी फंडा यूनिट है, ऐसी चीज है जिसे कभी भी एटम के अंदर से ना तो बाहर निकाला जा सकता है, ना तो हटाया जा सकता है, ना तो आयनाइज किया जा सकता है। सबसे ऐसी जगह पर पाया जाता है जिसे हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। यानी कि एक एटम में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन को भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ पे प्रोटॉन है उसे ना तो हम कभी हटा सकते हैं, ना आयनाइज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। एकदम एक जगह पर स्टेबल रहेगा और उसी से उस चीज की पहचान है। एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए आप समझ लो, अगर आपको अपना एड्रेस बताना हो घर का, तो क्या बताओगे? मेरा घर लाल जो गाड़ी खड़ी रहे है अभी लाल कलर की जो गाड़ी खड़ी उसके सामने है, कभी नहीं बताओगे, क्योंकि लाल वाली जो गाड़ी हो तो भाग जाएगी, है ना। और आप ऐसे तो नहीं बोलोगे साइकिल खड़ी रहती है वहां पे और क्या पता साइकिल गायब होगी तो आपके घर का एड्रेस तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे बताओगे ना, एक बरगद का पेड़ है उसके सामने गली है, गली में हमारा घर है। एक हमारा प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के आगे वाली गली में हमारा घर है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल तो कभी भाग नहीं जाने वाला। उसी प्रकार से एटॉमिक जो नंबर है वो प्रोटॉन्स के लिए है, ठीक है। प्रोटॉन से ही एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो सकते हैं, ना तो एटॉमिक नंबर। और सिंपल सी अगर क्वेश्चन पूछा जाए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो किस पर बेस्ड है, तो भाई किस पे, किसके फंक्शन पे? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। याद रखना, किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। और ये क्वेश्चन भी मेरा कराया हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो हमने ना कराया हो पिछले साल। और इस बार भी 2026 का पूरा पेपर मैच करेगा नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से। याद रखना, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नर्सिंग और पैरामेडिकल की तैयारी कराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्या वो रिकेट्स होती है, बेरी बेरी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, या फिर स्कर्वी होती है? देखो, अब नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन सी के बारे में, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, विटामिन सी के बारे में पूछा है, तो विटामिन सी होती है स्कर्वी की कमी के कारण। किसके कारण? स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन सी के कारण, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। अब रिकेट्स और बेरी बेरी ये दो डिजीजेस हैं जिनको आपको खुद से पता करना है किसके कारण होता है और याद कर लेना है। जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं मुझे फॉलो करते जाओ, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। इन्हें कॉपी में नोट कर लो, इनके आंसर्स भी लिख लो। एग्जाम में 2026 में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। ऑप्शन से भी क्वेश्चंस वो हर बार बनाते हैं और इस बार भी बनाएंगे, देखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन। मैं बताऊं, इस 30 वाले क्वेश्चन को मैंने चीख चीख के कराया था कि भाई क्वेश्चन नंबर ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम यहाँ पर पीएच वैल्यू निकालना सीखते हैं किसी भी किस का, ठीक है। क्या निकालना सीखते हैं? पीएच निकालना सीखते हैं। थोड़ा सा लैग कर रहा है बोर्ड, हाँ, पीएच निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 मोल ऑफ NaOH। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaOH आपको पता होना चाहिए क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? NaOH जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 100% ब्रेकडाउन होता है। इलेक्ट्रोलाइट है, क्या हो जाता है? 100% ब्रेकडाउन, यानी कि डिसोसिएशन उसका पॉसिबल है और 100% डिसोसिएट होता है। कैसे होता है, कैसे इस क्वेश्चन को करना है, और इस क्वेश्चन को सेम 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 यही मैंने कराया था पिछले साल, सेम कराया था और सेम आंसर आया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन आया है, वही ऑप्शन। मैं बताता हूँ ना हर वीडियो में कि जो चीज हमने कराई है वही एग्जाम में आई है और आएगी भी 2026 में। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो आप लोग, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं अच्छे से, और ये बैच जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिंक दिया गया, देख लेना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एक हमें कंपाउंड दिया गया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलेंगे एक, ठीक है। और मैं बता दूं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 100% डिसोसिएटेबल होते हैं। क्या होते हैं? उन्हें हम 100% डिसोशिएट कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अब अगर हम 100% डिसोसिएट कर सकते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई देखो NaOH कैसे ब्रेक डाउन होगा, अगर NaOH अगर कभी ब्रेक डाउन भी होगा तो कैसे होगा? Na प्लस प्लस OH माइनस, यही तो होगा ना, है ना, यही होगा ना। और पीएच क्या होता है?
पीएच का जो फॉर्मूला होता है, पीएच कैसे निकालते हैं, निगेटिव ऑफ लॉग एक्स पीओएच ऐसे निकालेंगे ना, निगेटिव लॉग ऑफ पीएच पीओएच ये फॉर्मूला होता है। अब देखो हमें कितनी वैल्यू दी गई यहाँ पर 0.02 की 1 दिया गया है। एक सेकेंड देख लेंगे तो कितना दिया गया है, 0.01 मोल दिया गया है, 0.01 मोल दिया गया है, ठीक है, 0.01 मोल दिया गया है, ये हमारी वैल्यू दी गई थी, ठीक है। अब ये क्या दिया है, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करें हमें कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 0.01 मोल। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻² भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, और तो कैसे होगा, पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग, क्या है, नेगेटिव लॉग 10⁻²। ठीक, अब अगर आपने लॉग पढ़ रखा है और बेसिक उसके फॉर्मूले आते हैं तो आपको पता होगा ये जो पावर है ये अगर इस फॉर्म में होता है, कोई भी लॉग ए की पावर x होता है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, x log a हो जाता है, क्या हो जाता है, x log a हो जाता है, यानी कि जो यहाँ पर पावर में रहती है वो आगे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये -2 है तो -2 यहाँ आएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, log 10 हो जाएगा। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि log 10 की जो वैल्यू होती है, log 10 इक्वल्स टू कितना होता है, log 10 इक्वल टू 1 होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो अब पी एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप सोचोगे आंसर ऑप्शन में 2 दिया गया उसको टिक करते, नहीं नहीं, उसको नहीं टिक करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने पूरा कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया, जब कंप्लीट सॉल्व करने जाएंगे तो हम आगे और क्या करेंगे। अब देखो हम कैसे करेंगे, पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14 जो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होता है पीएच स्केल का, और हमें ये निकालना है और हमें ये फाइंड किया है, ठीक है। पी एच प्लस यहाँ पर हमारा कितना आया है, 2 आया है इक्वल्स टू 14, और पी एच की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो 12 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी, पीओएच निकाला हमने, पीओएच निकाला है भाई, पीओएच है सॉरी, हाँ पीओएच है, और एक्चुअल वैल्यू 12 आ जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि पीएच निकालने का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने की संभावना काफी हाई रहने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 31, ये एक हो जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है, अरे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी की भूप पट्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। और ये बायोमोलिक्यूल से है, और कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सबको पता होगा बायोलॉजी की एनसीईआरटी में बहुत ही आराम से लिखा है, और केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन गैल्वेनिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि गैल्वेनिक सेल में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि कौन सा सही है। ऑक्सीडेशन होता है कैथोड पर, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, बोथ एट कैथोड, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों कैथोड पर होता है या फिर दोनों एनोड पर होता है, ये ऐसा बोला गया है। लेकिन हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला टाइप से LOAN आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है लेफ्ट, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब होता है एनोड, और अब इससे आप समझ जाओगे कि जो लेफ्ट, जैसे कि अगर एक जगह कैथोड है और एक जगह एनोड है तो कैसे पहचानोगी, ऐसे पहचानो, जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, क्या है, एनोड है, क्या है बच्चे, लेफ्ट साइड जो होता है वो एनोड होता है, क्या होता है, एनोड होता है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना, बहुत ही अच्छी तरीके से आप याद कर पाओगे। लेफ्ट साइड एनोड होता है और उसमें ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट साइड एनोड होता है और ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट साइड एनोड होता है और ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और बाकी अगला आपको पता ही चल जाएगा, राइट साइड है कैथोड है, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा,
ठीक है, वो सिंपल सी बात है, आप समझ जाओगे। जब भी सेल का रिप्रेजेंटेशन करना हो, बैटरी का रिप्रेजेंटेशन करना हो, आप बहुत आसानी से इस तरीके से कर सकते हो, याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हम कर चुके हैं एंड 33 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसीडर द रिएक्शन Al+3 प्लस Fe प्लस Fe2 प्लस एल्यूमिनियम। अब इस क्वेश्चन में पूछा कहा गया है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? क्या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट आप सोचो क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करा दे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। क्या? जो दूसरे को रिड्यूस करा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है? किसका रिडक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडेशन एजेंट कौन है, ये सारी चीजें हम देख लेंगे ताकि एग्जाम में नेक्स्ट आपके पास कोई भी आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ पाओ। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कम होते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? कम होते हैं ना कि बढ़ते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। देखो एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने का, जिससे मैं इस्तेमाल करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं करता हूँ सबसे पहले जिस भी कंपाउंड का आपको देखना है उसके ऊपर चार्ज देखो कितना है। ठीक है, अल्युमिनियम का देखना है Al+3 है और Al+3 से Al 0 में पहुंच गया। अब देखो ये जो +3 से 0 पे आ गया, 3 से 0 पे आ गया तो घट गया, घट का मतलब रिड्यूस हो गया, रिड्यूस का मतलब रिडक्शन हो गया। मैं ऐसे याद रखता हूँ और ये जैसा भी हो, लेकिन सारे आंसर से सही है। कभी भी मुझे ऐसा कोई आंसर नहीं मिला जो गलत निकल जाए। जब अगर यहाँ की जो ये चार्ज है वो घट रहा हो, Al+3 से 0 पे आया है तो घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया, यानी कि Al+3 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब जिसका ये चार्ज बढ़ जाए, ऑक्सीडेशन में चार्ज बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे Fe से Fe+2 हो गया है, यानी कि यहाँ पे Fe 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ +2 में आ गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसमें पूछा गया था रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद नहीं, दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। अब दूसरे को रिड्यूस कौन कर रहा है? दूसरे को रिड्यूस कर, देखो खुद 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 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। ठीक है, उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें कौन सा है रिड्यूसिंग एजेंट है? वो Fe हो जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको निकालना है। चलो ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द इंथैल्पी चेंज डेल्टा H। अब इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत, और इस क्वेश्चन से मैंने पिछली बार भाई इतने क्वेश्चन कराए थे, इतने क्वेश्चन कराए थे, और ये क्वेश्चन भी करा हुआ है। और मैं बता दूं फिर से 2026 में भी यही क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। 2026 में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ग्राफ रहेगा, देखना मैं आज कह रहा हूं लेकिन एग्जाम में आएगा और यही होगा कि दो ग्राफ होगा होगा होगा। अब देखो जब भी इंडोथर्मिक होता है, क्या होता है? इंडोथर्मिक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। तो इंडोथर्मिक जब भी हमने बताया था कि डेल्टा H अगर इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। ये एक्सोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक, डेल्टा H एक्सोथर्मिक की वैल्यू नेगेटिव में आती है। मैंने बताया था कि भाई अगर ये अगर रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और अगर ये इस प्रकार से अपनी यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी के पास पहुंचता है और यहाँ आ जाता है, यानी कि रिएक्टेंट से ज्यादा उसकी एनर्जी बनती है, तो उसे हम इंडोथर्मिक बोलते हैं, क्योंकि हमने एनर्जी यहाँ पर दी है। देखेंगे आप एनर्जी यहाँ पर दिया है तब जाकर, ये रिएक्टेंट इसके पास कम एनर्जी लेस है और प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी है, ये ऊपर है। लेकिन वहीं पर अगर हम ये इंडोथर्मिक हो गया, क्या हो गया? इंडोथर्मिक हो गया, हमने इसे एनर्जी दी है। लेकिन अगर आप एक्सोथर्मिक का ग्राफ देखोगे, अगर ये रिएक्टेंट है तो यहाँ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है
और यह प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट जो बनेगा वो रिएक्टेंट से भी कम एनर्जी होगी उसके पास, क्या होगी, रिएक्टेंट से भी कम एनर्जी होगी, उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक हमेशा नेगेटिव में होता है, एनर्जी निकलती है उससे, ठीक है। ठीक है, तो अब देखना 2026 में ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा होगी। और जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जो 2025 में लास्ट टाइम मुझसे पढ़े थे, और लास्ट टाइम पढ़े थे लेकिन बहुत का सिलेक्शन हो गया, जो शुरुआत से पढ़े थे, और जो एकदम लास्ट में आए थे ना उनका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत रिग्रेट किया कि काश ये नर्सिंग गुरुकुल का प्लेटफॉर्म और ये वाले भैया हमको पहले मिल गए होते। और यकीन मानो ये चीज आप भी कहोगे अगर आप आज चैनल को छोड़ के जाओगे, ठीक है, और कहोगे, गारंटी। और अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो पुराना है 2025 वाला मुझे देख रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे जो मैं करा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आए थे जो मैंने कराए थे, और क्या ये चीज का रिग्रेट आप करते हो कि 2025 में आप मुझे क्यों नहीं मिले थे पहले। ये चीज जरूर बता के जाना, ताकि जो नए बच्चे हैं ना उन्हें पता चले कि नर्सिंग गुरु के प्लेटफॉर्म में दम है, वो जो कराता है वो आता है, और प्लेटफॉर्म को फॉलो करें ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, एक बार जरूर कमेंट में बता देना, ठीक है। चलो, तो निगेटिव इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इंडो एक्सोथर्मिक पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि विच प्रोसेस इज कॉमनली यूज टू सेपरेट टू लिक्विड हैविंग अ लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो द्रव्यों को जिनके कथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अधिक अंतर है, पृथक करने की कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है। जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लार्ज नंबर से डिफरेंट है, उनको अगर हमें सेपरेट करना है तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली हम सिंपल डिस्टिलेशन कर देंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो उसे सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे, लेकिन अगर बहुत कम डिफरेंस है तब करना है, तब हम उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखो, सेम चैप्टर से दो क्वेश्चन लगातार। Which method is suitable to separate two liquids having close boiling point? अगर क्लोज बॉइलिंग पॉइंट है तब उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। क्या, तब हम उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द COOH कार्बोक्सी ग्रुप इज अ डेरिवेटिव ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो COH है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है, वह किससे डिराइव किया गया, क्या वो अल्कोहल से किया गया है, कीटोन से किया गया है, या एल्डिहाइड से किया गया है, या फिर एस्टर से किया गया है। तो आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है COOH। क्या है, एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है COOH। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है, और अगला क्वेश्चन महा इजी है, और इस क्वेश्चन को भी मैं कराया हूँ 2025 में यार। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है द टोटल चार्ज क्यू पास ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज गिवन बाय। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर इस इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में क्यू चार्ज को अगर हमने पास किया है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इक्वल टू आई टी। क्यू इक्वल टू आई बाई टी, यही फॉर्मूला है ना, क्यू इक्वल टू आई बाई टी, क्यू टी, यही है ना। क्यू बाई क्यू आई टी होता है, क्यू आई बाई टी होता है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं भी कंफ्यूज हो गया, जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ, क्यूटी होता है, मैंने कहा था ना क्यूटी होता है, तो क्यू आई टी होगा यहाँ पे। क्यू इक्वल टू आई इंटू क्यूटी से याद रख लो, क्यूटी, QUTIE। इस क्यूटी से इस क्यूटी को याद रख लो, क्यू इक्वल टू आई इंटू टू। इस बार फॉर्मूला आया है तो हो सकता है अगली बार इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मुझे क्लियर किया मैंने। QIT ये फॉर्मूला होता है, क्यू चार्ज होता है, आई करंट होता है, टी फॉर टाइम होता है यहाँ पर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है 39, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है क्रीम मुहासो वाली। ठीक है, ये क्रोमियम है, मॉलिबेडनम है, टंगस्टन है। ये जो तीन एलिमेंट्स हैं इनके सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। याद रखना, ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनका होता है, और इनमें भी सबसे ज्यादा इसका होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। क्या, किसका, टंगस्टन, डब्ल्यू से टंगस्टन बोलते हैं, टंगस्टन। ठीक है, अब अगर हम लोवेस्ट की बात करें, किसकी, लोवेस्ट की, तो लोवेस्ट होता है ZnCdHg, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम, फिर से लिख देता हूं, देखो क्रीम मुहासो वाली,
ठीक है, ये क्रोमियम होगा, मॉलिब्डेनम हो गया, ये टंगस्टन हो गया। और पूरे पीरियोडिक केमिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ये होता है, सबसे हाईएस्ट एमपी एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा टंगस्टन का होता है। हाईएस्ट पूरे पीरियोडिक टेबल इन तीनों का होता है और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा टंगस्टन का होता है। और अगर लोवेस्ट की बात करें, किसकी बात करें, लोवेस्ट की बात करें, तो लोवेस्ट होता है जिनी ZnCdHg, जिनी कनाडा होगी, तो जिंक कनाडा होगी MnTc। ये चार ऐसे हैं जिनका सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगले क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज -200 किलोजूल देन द रिएक्शन इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले ही ऐसे क्वेश्चन कोई कराया है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में दी गई है, किसमें दी गई है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में दी गई है। अगर नेगेटिव में दी गई तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम टॉपिक पर दो ऐसे टॉपिक थे जिनके सेम टॉपिक पर दो क्वेश्चन आए, एक सॉल्यूशन वाले चैप्टर से आया था और एक क्वेश्चन ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स या फिर आप थर्मोकेमिस्ट्री बोल लें, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम इज कॉल्ड एज, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दो दर और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है। अब सोचो, एक चैप्टर की डेफिनेशन पूछ ली गई, यहाँ पर क्या पूछ ली गई, चैप्टर की डेफिनेशन पूछ ली गई। भाई हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस में पढ़ते हैं, भाई केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है भाई कि हम एक केमिकल की रेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किस स्पीड से वो रेट हो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चलो ये कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे। व्हाट हैपेंस एट द टिपिकल स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ गैस 273 केल्विन। इस क्वेश्चन में कहा गया गैस के मानक तापमान 273 केल्विन पर क्या होता है। जब किसी गैस का टेम्परेचर 273 पर आ जाती है तो क्या होता है, भाई सिंपल सी बात है, वो नोबेल गैस की तरह ट्रीट की जाती है। क्या कर जाती है, सारी गैसेस नोबेल गैस की तरह ट्रीट की, नोबेल नहीं, आइडियल बिहेवियर उनका शो होने लगता है, नोबेल नहीं, आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो होने लगता है। क्या होने लगता है, आइडियल गैस की तरह। तो गैसेस बिहेव लाइक आइडियली, आइडियली होती नहीं है, लेकिन जब हम इस टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो वो आइडियली बिहेव करने लगती हैं। और हमारा एक जो फॉर्मूला है PV = nRT, इस फॉर्मूले को फॉलो करने लगती है। कब करने लगती है, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ध्यान रखना, गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। और ये टर्म भी याद रखना, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इस बार ये पूछ लिया, अगली बार पूछा जा सकता है कि कब करती है, कंडीशंस क्या होती है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। अब 273 केल्विन बहुत ज्यादा है, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कलर में टर्न करता है। बहुत सिंपल सी बात है, CO2। और ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, जो आपका एक चैप्टर है हाइड्रोजन नाम का। मुझे पता है कि इसमें आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन है और ये हाइड्रोजन से है और बहुत सारे चैप्टर से माना जा सकता है, बेसिकली हाइड्रोजन वाले चैप्टर से ही है। और भी चैप्टर से आप कंसीडर करना चाहो तो कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ फोर्स इज इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल एडजॉर्प्शन। ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन बोला गया है। क्या बोला गया है, एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन में किस टाइप के फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो किसका होता है, वेंडर वॉल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 44 कर चुके हैं। अब अगर इस बार फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में पूछा गया तो इस बार अगली बार आपसे एब्जॉर्प्शन के बारे में भी, एब्जॉर्प्शन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में पता कर लेना, अगर आपका आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है एक बार जरूर गूगल पे जाकर के, बुक्स में जाकर के चेक जरूर करना इसका क्या आंसर होगा। एंड नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर रहना कि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप कर पाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एट 0 डिग्री सेल्सियस विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज हीट मोर रैपिडली व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड फर्दर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस है, उस टाइम पर इनमें से कौन सा ऐसा क्या है,
कौन सा ये एलिमेंट है या फिर कौन सा मटेरियल है जो कि सबसे ज्यादा हीट रिलीज करेगा जल्दी, क्या सबसे तेज स्पीड से, तेज रेट से हीट निकालेगा। और कौन निकालेगा? वाटर। क्यों? क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। जितना जल्दी ये गर्म होता है उतना ही जल्दी ये ठंडा भी होता है। तो जितना जल्दी ये ठंडा होता है उतना ही जल्दी ये गर्म भी होता है। इसका आंसर इसलिए है क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी सिंपल है, बहुत जीके के क्वेश्चंस में आपने पढ़ा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री। यानी कि रूम टेम्परेचर पर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि एज अ क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्या वो मरकरी है, ब्रोमीन है? और अब तक आपको आंसर पता चल गया होगा, तो क्या होता? मरकरी ही आंसर है। ये चीज आपको ऑलरेडी पता चल गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 47 वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन आप सोच भी नहीं सकते, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये पूछा है कि 1 मोल की वैल्यू क्या होती है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन हाउ मैनी पार्टिकल्स, एटम्स, मोल्स, आयंस। यानी कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने कण या अणु, परमाणु होते हैं। तो भाई कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23। ध्यान रखना -23 नहीं होता, 6.022 × 10⁻23 होता है। बहुत इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? कोई नहीं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और what is the process called in which an ester react with a waste to form soap and alcohol। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कहता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एस्टर क्षार के साथ अभिक्रिया करके साबुन और अल्कोहल बनाता है। तो इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। साबुन बना रहा है फ्रॉम सोप एंड अल्कोहल। फ्रॉम सोप, जब सोप का नाम आया तो सैपोनिफिकेशन याद रखना। अगर हम वॉशिंग सोडा की भी बात करते हैं तो भी कुछ हद तक आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर सोप की ही बात की जाए तो सैपोनिफिकेशन होता है। और मेरी एक गंदी आदत आप जानते होंगे, लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर होमवर्क में देता हूं ताकि आप उस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सको। क्या कर सको? प्रैक्टिस कर सको। अगला क्वेश्चन जो है 49, इसे मैं होमवर्क में दूंगा। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 0.01 मोल यूरिया इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलैरिटी? मोलैलिटी छोटा वाला पूछा गया, बड़ा वाला नहीं पूछा गया है। इसको पूछा गया है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन मोलर मास ऑफ यूरिया दिया गया है आपको। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला लगाना, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना इसके, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। इस बार मोलैलिटी पूछा गया है। और यकीन मानो ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम मैंने कराया था 2025 के पेपर से पहले, लेकिन मैंने मोलैलिटी निकलवाया तो एग्जाम वालों ने मोलैलिटी पूछ लिया। सेम वैल्यू थी, सेम क्वेश्चन था, सेम आंसर था, बस एक शब्द का फर्क था। इन्होंने मोलैलिटी पूछा है, हमने मोलैरिटी करवाया था। ठीक है, तो भाई आज हमने यहाँ पर केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जो कि 2025 में आया था। अब इसके बाद हम फिजिक्स का करने वाले हैं। किसका करने वाले हैं? फिजिक्स का करेंगे। और उसके बाद फिर आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का आने वाला है। और आपको जब भी रिलीज होगा हमारे नर्सिंग गुरुकुल के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर इन सब की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितने भी आगे की क्लासेस होने वाली हैं, जितनी भी अपडेट्स आपको मिलने वाली हैं, सारी की सारी नर्सिंग गुरुकुल के ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगी। अगर आप चैनल पे नए थे तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना नहीं किया है तो, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और आरंभ बैच के उस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, जो कि आपका सिलेक्शन करवाने वाला है 2026 में। क्योंकि बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं हमारे चैनल को प्लेटफॉर्म करके, उस प्लेटफॉर्म को फॉलो करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे किसके क्वेश्चन को? फिजिक्स के क्वेश्चन को। अभी हमने यहाँ पर कर लिया है केमिस्ट्री तक, अगली बार हम करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिर पूरा आपका पेपर खत्म हो जाएगा। फिर हम 2024 के पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।